नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नो यू जी एस. Today's topic is National Monetization Pipeline, that is NMP, where we discuss definition and their background, objective and their rationals. Sectors include in NMP, implementation framework and mode of monetization. खैर ये जो फर्स्ट 4 पॉइंट्स है इसको हम लोग पार्ट 1 वीडियो में देखेंगे और बाकी जो रेस्ट ऑफ पॉइंट्स है इसको हम पार्ट 2 में कवर करेंगे. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले यहाँ पे मोनेटाइजेशन जो वर्ड है इसको समझने की कोशिश करते हैं. देखिए, मोनेटाइजेशन का मतलब ये नहीं होता है कि प्राइवेटाइजेशन. मोनेटाइजेशन इज नॉट इक्वल टू प्राइवेटाइजेशन. इसको हम बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं. इसका पहले एक एग्जांपल देता हूँ, एक एनालॉजी डिस्कस करते हैं. सपोज आपके पास एक घर है एंड यू आर द ऑनर, यू हैव ऑनरशिप. अगर आप ऑनर हैं तो उसका आपके पास ऑनरशिप होगी. ओके, एंड यू हैव यूजेज राइट. यूजेज राइट. अब इसको क्या होता है, एक रेंट एग्रीमेंट के थ्रू हम इसको रेंट पे देते हैं, जिसमें रेंटर विल गेट यूजेज राइट. राइट, एंड यू एज ए ऑनर होल्ड ऑनरशिप. अब इसमें देखिए, इस घर को आपने अगर रेंट पे दिया है तो आपका यूजेज राइट चला गया, लेकिन फिर भी आप ऑनरशिप अपहोल्ड कर रहे हैं और इसमें आपको क्या आएगा, इनकम. तो इसको बोलते हैं मोनेटाइजेशन. मतलब आपने एसेट को मतलब कन्वर्टिंग समथिंग इनटू मनी, दैट इज कॉल्ड मोनेटाइजेशन. कुछ भी हो गया, जैसे अपने घर को आपने रेंट पे दे दिया है, दिस इज कॉल्ड हाउस मोनेटाइजेशन. अब यू हैव ए स्किल एंड यू कन्वर्ट योर स्किल इनटू मनी, दैट इज कॉल्ड यू आर मोनेटाइजिंग योर स्किल्स. सपोज गवर्नमेंट के पास रोड है, देन गवर्नमेंट मोनेटाइज रोड एंड गेट मनी. इसमें क्या होता है, ऑनरशिप आपके पास रहता है. लेकिन प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है, आपका ऑनरशिप चला जाता है. ऑनरशिप प्लस यूजेज राइट दोनों चला जाता है. इसमें आपके पास ऑनरशिप आपके पास रहती है. राइट. अब इसका एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. यही एक एनालॉजी को आप सपोज घर जो हाउस है उसको आप रोड से रिप्लेस कर दीजिए और रेंट को एनएमपी से. ओके. और यहाँ पे जो प्राइवेट प्लेयर है उसको आप रेंटर से रिप्लेस कर दीजिए, प्राइवेट प्लेयर. राइट. और जो गवर्नमेंट है आप उसको ऑनर से रिप्लेस कर दीजिए. तो प्राइवेट प्लेयर विल गेट यूजेज राइट एंड गवर्नमेंट विल रिटेन ऑनरशिप एंड गेट मनी इन द फॉर्म ऑफ अपफ्रंट वैल्यू जो लमसम पे अमाउंट होती है, जो पीपी के टाइम में, एग्रीमेंट के टाइम में जो इनिशियल अमाउंट मिलती है उसको बोलते हैं अपफ्रंट वैल्यू. लमसम पे अमाउंट होती है. इसका एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा. और एक होती है रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस पे. ये बेसिकली जो कोल्ड फील्ड का ऑक्शन होता है ना, उसमें ये दोनों यूज होता है, अपफ्रंट वैल्यू एंड रेवेन्यू शेयरिंग सब में यूज नहीं होता है. तो ये दोनों मोड है जिसके थ्रू गवर्नमेंट विल गेट मनी. राइट. तो मोनेटाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन का बीच का डिफरेंस आप समझ गए. इसमें क्या होता है, एक सर्टेन पीरियड के लिए दिया जाता है फॉर 30 ईयर्स. इसमें ऑलमोस्ट लगभग परमानेंटली हैंडल किया जाता है, परमानेंटली ट्रांसफर किया जाता है, या फिर वेरी लॉन्ग टर्म 100 ईयर्स 200 ईयर्स. राइट. तो एक सपोज अब इसको हम मोनेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट को समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू. सपोज ये लैंड है, 50% इतना पोर्शन हो गया और 49%. अगर इस लैंड को अगर आपने रेंट पे दे दिया, सपोज आर 1 लाख पर मंथ,
दिस इज कॉल्ड मोनेटाइजेशन। आपने 100% लैंड को लैंड रेंट पे दे दिया 1 लाख पर मंथ के हिसाब से, देन इट इज कॉल्ड मोनेटाइजेशन। अगर आपने 49% शेयर्स ओनली दिया, दिस कॉल्ड इज डिस इन्वेस्टमेंट। अभी तक आपके पास ऑनरशिप रिटेन है, चूँकि आप 51% से ज़्यादा 50% से ज़्यादा आपके पास शेयर्स है। दिस इज कॉल्ड डिस इन्वेस्टमेंट। अगर 49% दिया, चूँकि इसमें आपके पास ऑनरशिप रिटेन है, डिस इन्वेस्टमेंट। अगर आपने 51% दे दिया शेयर्स, अगर प्राइवेट प्लेयर को दे दिया, अगर सेल कर दिया, देन कॉल्ड काइंड ऑफ प्राइवेटाइजेशन। क्योंकि इसमें क्या होता है ना, अगर 50% से ज़्यादा शेयर दे दिया तो आपके पास जो ऑनरशिप होता है, जो बड़े बड़े डिसीजन लेने होते हैं, वो चला जाता है। सो इट्स काइंड ऑफ प्राइवेटाइजेशन। अगर आपने पूरा ही लैंड को सोल्ड कर दिया, 100% लैंड सोल्ड टू प्राइवेट फर्म, देन दिस इज कॉल्ड कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन, राइट। यहाँ पे एक बस समराइज कर देते हैं। आपको मोनेटाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन के बीच का डिफरेंस पता चल गया होगा। डिस इन्वेस्टमेंट हम लोग डिस्कस कर लिए, मोनेटाइजेशन लैंड के थ्रू भी डिस्कस कर लिए, और कंप्लीट प्राइवेटाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन क्या हो उसको भी हम लोग समझ लिए। एनालॉजी हम लोग डिस्कस कर लिए, एनएमपी में बेसिकली क्या होता है। और यहाँ पे रेवेन्यू शेयरिंग और अपफ्रंट वैल्यू, इसको भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अच्छा, अपफ्रंट वैल्यू को हम लोग और एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सपोज दिस इज अ रोड, रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट बेसिकली, राइट। इसमें क्या होता है ना, गवर्नमेंट क्या करती है, इसको जो डे टू डे ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए एक प्राइवेट प्लेयर को देना चाहती है। तो उसमें क्या होता है, ऐसा तो नहीं है कि इसको लेने के लिए तो चूँकि एक रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट है, यहाँ पे टोल है, डेली टोल आ रहा है, तो एक कंटिन्यूस बेसिस पे रेवेन्यू जनरेट करिए। तो इसमें क्या होता है ना, जो प्राइवेट प्लेयर को जब दिया जाता है तो इसमें बिडिंग होती है। सपोज 3 बिडर है, किसी ने बोला कि मैं 1 करोड़ दूंगा, बी ने बोला कि मैं 2 करोड़ दूंगा, ठीक, सी ने बोला मैं 0.5 करोड़ दूंगा, राइट। तो इसमें क्या होता है, जो हाईएस्ट बिडर होते हैं, जैसे जो 2 करोड़ दे रहे हैं ना, जैसे जो बी हैं, उनको ये रोड एलोकेट हो जाती है। एंड इन गवर्नमेंट को क्या मिलती है, 2 करोड़ मिलती है इन द फॉर्म ऑफ अपफ्रंट वैल्यू। और उसमें क्या होता है, फिर जो डे टू डे बेसिस पे प्राइवेट प्लेयर यहाँ से टोल कलेक्ट करती है, एंड दे गेट स्टडी रेवेन्यू फ्रॉम दिस रोड, एंड दे डू मेंटेनेंस। यहाँ पे गवर्नमेंट क्या है, 2 करोड़ रुपया इस रोड से उनको मिल गया, फॉर सपोज ये एग्रीमेंट हुआ 30 ईयर्स के लिए। सो दिस इज अपफ्रंट वैल्यू। रेवेन्यू शेयरिंग में होता है, जैसे अगर मान लीजिए आपको डेली डे टू डे बेसिस पे अगर 1 लाख जनरेट हो रहा है टोल के माध्यम से, तो गवर्नमेंट बोलती है सपोज आपको 4% रेवेन्यू शेयरिंग देना। सपोज अगर 4% का एग्रीमेंट हुआ तो 1 लाख का 4% हो गया 4,000। तो ये दोनों के माध्यम से गवर्नमेंट विल गेट मनी थ्रू एनएमपी। सो हम लोग एनएमपी को अच्छे से विजुअलाइज कर लिए हैं। चलिए एक वीडियो है यहाँ पे, इसको देखते हैं, तो विजुअलाइज कर लीजिए इस कॉन्सेप्ट को वीडियो के माध्यम से। ये चैनल पे भी अपलोडेड है। Small town walks through a हाँ, Priya, a young logistics manager in a small town,
walks through a crumbling government warehouse. The ceiling leaks, rats scurry around, and sacks of grain lie half rotted. One day, she hears about the government's new initiative, the National Monetization Pipeline. The warehouse is handed over to a private firm on lease for 30 years. Months later, Priya returns to the same warehouse, now digitally transformed, well lit, and equipped with cold storage and tracking systems. Priya smiles as she supervises smooth operations. What was once a crumbling liability is now a logistics asset. That's the promise of National Monetization Pipeline. यहाँ पे आप लोगों ने देखा प्रिया एक जो लॉजिस्टिक मैनेजर होती है एक वेयर हाउस को एनएमपी थ्रू अ स्कीम ऑफ एनएमपी एक प्राइवेट प्लेयर को ट्रांसफ़र कर देती है फॉर 30 ईयर्स। तो इसमें क्या होता है जो वेयर हाउस जो सफ़र कर रही होती है मतलब जो लेस इफ़ेक्टिव होती है लेस एफिशिएंट होती है मतलब स्ट्रगलिंग जो स्ट्रगल कर रही होती है तो उसमें क्या होता है एनएमपी के माध्यम से इसको प्राइवेटाइज किया जाता है जहाँ प्राइवेट प्लेयर ब्रिंग एफिशिएंसी बेटर मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। उससे क्या होता है जो वेयर हाउस होता है वेयर हाउस ट्रांसफ़र करने के बाद इसको इक्विप किया जाता है बेटर कोल्ड स्टोरेज सिस्टम बेटर ट्रैकिंग सिस्टम से जहाँ पे वेयर हाउस का जो यूजेज का जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज हो जाता है। पहले यही जो था सीपेज से स्ट्रगल कर रहा था या फिर अंडर यूटिलाइजेशन था लेकिन आफ्टर एनएमपी एसेट यूटिलाइजेशन इंक्रीज एंड द एफिशिएंसी ऑफ वेयर हाउस इंक्रीज। यही इस वीडियो के माध्यम से मैसेज दिया गया है। सो मूव ऑन नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे डिफिनीशन एंड देयर बैकग्राउंड को डिस्कस करते हैं। डिफिनीशन तो हम लोग समझ लिए हैं, ये बेसिकली टू लीज आउट एग्जिस्टिंग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट टू प्राइवेट पार्टनर फॉर ए डेफिनिट पीरियड फॉर एग्जाम्पल 30 ईयर्स विथ एम टू रेज रेवेन्यू फॉर न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे हम लोगों ने देखा ना एक एनालॉजी के माध्यम से कि एक हाउस होती है जिसको हम लोग रेंट के माध्यम से लीज आउट कर देते हैं 5 ईयर्स के लिए, जहाँ पे गवर्नमेंट जहाँ पे जो ऑनर होती है वो गेट मनी एंड प्राइवेट प्लेयर गेट ऑनर यूजेज राइट। तो एनएमपी इज बेसिकली स्ट्रेटजी टू अनलॉक वैल्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ये जो वीडियो है इसका एक रेफरेंस लीजिए, इसको समझने की कोशिश करिए वीडियो के माध्यम से। स्ट्रेटजी टू अनलॉक वैल्यू फ्रॉम एग्जिस्टिंग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वही एक जो वेयर हाउस होती है उसी को हम बाय मीन ऑफ एनएमपी जो अंडर यूटिलाइज होते हैं इसको हम रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट में कन्वर्ट करते हैं थ्रू ए मीन ऑफ रीडेवलपमेंट where private player bring cold storage system, online tracking system, better management, right? So unlock value from existing by tapping long-term private investment, thereby generating funds for developing world-class infrastructure. इससे जो रेवेन्यू जो जनरेट होता है ना, जो अपफ्रंट वैल्यू मिलती है गवर्नमेंट को रेवेन्यू शेयरिंग से जो पैसे मिलती है उसको बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगाया जाता है, जो इस में कवर करते आगे। एनएमपी को बेसिकली कंसीव किया गया था इन द कंटेक्स्ट ऑफ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, जहाँ पे 9000 प्लस प्रोजेक्ट को अप्रूव किया गया है एंड जहाँ पे लगभग आउटले है 111 लाख करोड़, राइट। तो इस फंड को यहाँ पे जो फंडिंग गैप हो रही है इसी को ब्रिज करने के लिए एनएमपी जैसे स्कीम को कंसीव किया गया था। इसको जो ऑफिशियली लॉन्च किया गया था अगस्त में, लेकिन इस अनाउंसमेंट जो हुआ था वो बजट के टाइम में हुआ था, 21-22 का बजट के टाइम में बाय द फाइनेंस मिनिस्टर बाय निर्मला सीतारमन जी, and it is basically developed by नीति आयोग। बेसिकली दिस कॉन्सेप्ट एनएमपी इज कंसेप्चुअलाइज बाय नीति आयोग। नीति आयोग ने ही इसको कंसेप्चुअलाइज किया है
नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को। एनएमपी बेसिकली जो फोकस करती है वो एसेट रिसाइकलिंग पे फोकस करती है, इसको हम डिस्कस करते हैं, इसको हम डिकोड करेंगे इस टर्म को। और इट आइडेंटिफाई कोर ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स अक्रॉस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री एंड पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज। यहाँ पे करिए ओनली सेंट्रल, अभी जो एनएमपी है प्रेजेंट एनएमपी 2.0 भी आने वाला है, लेकिन एट प्रेजेंट एनएमपी में ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के अक्रॉस जो होती है उसी एसेट को आइडेंटिफाई किया जाता है, या फिर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज होती है वहाँ पे जो एसेट होता है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है फॉर मोनेटाइजेशन। इसमें जो दो टाइप की एसेट्स होती है बेसिकली, एक कोर होती है, एक होती है नॉन कोर, राइट। कोर में बेसिकली होती है एक प्राइमरी, एक आप ऐसे समझिए सपोज ये रेलवे का एक एग्जांपल लेते हैं, राइट। यहाँ पे कोर में जैसे आपके पास हो गया स्टेशंस, रेलवे मतलब ट्रेन, राइट, फ्रेट कॉरिडोर एक्सेट्रा। दिस इज अ कोर एसेट्स विच इज बेसिकली अ रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट्स। यहाँ पे जैसे आपके पास हो गया, रेलवे के पास होगी सरप्लस जमीन, सरप्लस लैंड, ओल्ड गेस्ट हाउस, ट्रेनिंग सेंटर एक्सेट्रा, ट्रेनिंग सेंटर, राइट। तो ये जो सरप्लस लैंड हो गया, ओल्ड गेस्ट हाउस हो गया, ट्रेनिंग सेंटर हो गया, या फिर आइडियल मशीन हो गया जिसका कोई अभी यूज नहीं है एट प्रेजेंट, तो दीज आर कॉल्ड नॉन कोर, एसेट, राइट। एंड these basically station trains and freight corridor etc are called core assets, basically revenue generating assets, प्राइमरी रेवेन्यू जनरेटिंग एसेट्स। और इसमें देखिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होती है टू टाइप की होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो होती है, एक होती है ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, एक होती है ग्रीनफील्ड। इसको समझिए, सपोज दो सिटी के बीच में, सिटी ए और बी, रोड था ही नहीं, कनेक्टिविटी थी ही नहीं, या फिर आप बोल दीजिए एक विलेज है और बी एक सिटी है, इसके बीच में कनेक्टिविटी थी नहीं, है ही नहीं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट एक अगर रोड बनाना चाहती है, अगर रोड यहाँ पे बनती है तो दिस इज कॉल्ड ग्रीन फील्ड, मतलब एकदम स्क्रैच से ये रोड बनना शुरू हो रहा है, राइट। सो दिस न्यू रोड इज कॉल्ड ग्रीन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसमें सपोज अगर दो सिटी के बीच में रोड है पहले से ही, ए और बी के बीच में पहले से ही रोड है, अगर इसको रिपेयर करना है, इसको रीडेवलपमेंट करना है एग्जिस्टिंग रोड को, तो दिस इज कॉल्ड ब्राउन फील्ड, मीन्स एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज कॉल्ड ब्राउन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, सिटी ए एंड सिटी बी, राइट। So now let's move on next slide. So primary objective, what is the primary objective? To unlock value from brownfield infrastructure and leverage this fund to finance new infrastructure development. सेम ही है, जो वैल्यू आती है, जो रेवेन्यू आती है मोनेटाइजेशन करने के बाद, उससे जो रेवेन्यू आएगी उसको एनआईपी में जो 9,000 प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रपोज किया गया, उसको फंडिंग के लिए एनएमपी को कंसीव किया गया है, और इसमें लगभग 111 लाख करोड़। So it is basically to unlock value of brownfield public infrastructure, only brownfield public infrastructure, and leverage this fund, इस फंड को यूटिलाइज करना टू फाइनेंस न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। और ये जो फॉलो करती है प्रिंसिपल, क्रिएशन थ्रू मोनेटाइजेशन, मोनेटाइजेशन के थ्रू जो पैसा आएगी उसको हम न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएंगे, वहाँ से जो आफ्टर ऑपरेशन वहाँ से जो रेवेन्यू आएगी, देन उस रेवेन्यू को फिर अगेन हम न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएंगे। एक साइकिल है, इसमें क्या होता है, बेसिकली वर्चुअस साइकिल ऑफ ग्रोथ क्रिएट होता है। जैसे इसको समझने की कोशिश किए, गवर्नमेंट के पास एक रोड है, सपोज एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं, दिस इज अ रोड, और गवर्नमेंट इसको क्या करती है, इसको मोनेटाइज करती है एनएमपी के थ्रू। गवर्नमेंट विल गेट मनी, इस मनी से क्या होगा,
गवर्नमेंट अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेगी, राइट। अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में जॉब क्रिएशन होगा, जॉब ग्रोथ विल इंक्रीज, पीपल रेवेन्यू विल इंक्रीज, पीपल इनकम विल इंक्रीज एंड बिजनेस विल, जो गवर्नमेंट जो बिजनेस है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इंक्रीज होगा। वहाँ से क्या होगा, जो टैक्स रेवेन्यू है, टैक्स रेवेन्यू विल इंक्रीज, राइट। ये जो टैक्स रेवेन्यू से पैसे मिले इसको फिर से मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो इसमें देखिए एक पॉजिटिव साइकिल बन रहा है, राइट, एक वर्चुअस साइकिल, दिस इज कॉल्ड अ वर्चुअस साइकिल। इसमें पॉजिटिव साइकिल ऑफ लिप, मतलब एक साइकिल, मतलब एक इंसिडेंट से दूसरा पॉजिटिव इंसिडेंट्स हो रहे हैं। इसी का अपोजिट होता है विशियस साइकिल, विशियस साइकिल। इसमें एक निगेटिव लूप क्रिएट होता है। सपोज एक पॉवर्टी है, राइट, इकोनॉमिक्स के टर्म में समझने की कोशिश करते हैं। पॉवर्टी है, पॉवर्टी ब्रिंग पुअर प्रोडक्टिविटी and poor productivity bring poor output and poor output will again bring poverty. So this cycle is called vicious cycle. इसमें क्या होता है ना, गवर्नमेंट यही कोशिश करती है हमेशा कि थ्रू बाय मीन ऑफ स्कीम, सेवरल स्कीम, गवर्नमेंट वांट टू ब्रेक दिस चेन। पॉवर्टी है तो यहाँ पे poor health bring poor output, poor productivity and poor productivity lead to poverty. तो यहाँ पे क्या होता है ना, जो गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू जैसे नेशनल हेल्थ मिशन, राइट, इसके थ्रू क्या करती है, जो पुअर लोग हैं उनको हेल्थ को इम्प्रूव किया जाता है ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े और वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सके। तो गवर्नमेंट हमेशा यही करती है, कोशिश करती है कि साइकिल को तोड़ा जाए बाय प्रोवाइडिंग सब गवर्नमेंट सपोर्ट। इसका जो रेशनल्स है, इट बेसिकली ब्रिंग एनएमपी, बेसिकली इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू, राइट। यहाँ पे जैसे देखिए एनएमपी के थ्रू 6 लाख करोड़ एस्टिमेट किया गया है और लगभग आ भी गया 5.8 लाख करोड़ अभी जो लेटेस्ट अपडेट है। तो 6 लाख का लगभग करोड़ का जो एस्टिमेट किया गया वो लगभग सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में कमिट किया है 111 लाख करोड़ का है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट विल इन्वेस्ट अराउंड 31%। तो ये जो 31% है उसको यहाँ से फाइनेंस किया जाएगा एनएमपी से। ये लगभग जो 6 लाख करोड़ है इसका 14% है। अगर नहीं समझ में आता है ना तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में इसको क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, बहुत सिंपल है, इसको ज़्यादा एलोबरेट नहीं करना चाह रहा हूँ। तो इससे क्या होता है, जो पैसे आ रहे हैं 6 लाख करोड़, इससे गवर्नमेंट रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग और एनएमपी के थ्रू बेसिकली प्राइवेट प्लेयर को एसेट्स को दिया जा रहा है लीज पे। तो प्राइवेट प्लेयर जो होती है वो बेटर मैनेजमेंट लाती है, बेटर टेक्नोलॉजी लाती है, बेटर मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस, बेस्ट मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस से लेवरेज करती है उस इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिससे क्या होता है जो परफॉर्मेंस होती है जो एसेट्स को वो काफ़ी इंक्रीज हो जाती है, जो कि पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत मतलब सर्टेन कंस्टेंट ड्यू टू सर्टेन का वो स्ट्रगल कर रही होती है। तो इसमें क्या होता है ना, जो परफॉर्मेंस ऑफ एसेट इंक्रीज, चूँकि प्राइवेट सेक्टर leverage these assets with these better management, better technology, better maintenance. Optimal asset utilization, it bring employment and growth। यहाँ पे हम लोग समझ चुके हैं, जॉब लेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन लेड टू जॉब ग्रोथ, that is employment and economic growth. So these 4 points are the rationals
इसको एक इसका जो रेशनल है एनएमपी का, बहुत लोग बोलते हैं गवर्नमेंट क्यों मोनेटाइज कर रही है, क्यों मतलब प्राइवेट प्लेयर को ला रही है, तो दीज आर द रेशनल्स ऑफ एनएमपी, राइट। तो इसमें जो क्या क्या कौन कौन सा सेक्टर कवर है उसको डिस्कस कर लेते हैं। टॉप 5 सेक्टर है रोड, रेलवे, यहाँ पे थोड़ा राइट कर देता हूँ, रोड, रेलवे, राइट, पावर सेक्टर, ऑयल एंड गैस, राइट, एंड टेलीकॉम सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर। रोड कंट्रीब्यूट अराउंड, रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो लगभग 27% कंट्रीब्यूट करती है ऑफ 6 लाख करोड़ जो कि एनएमपी में टारगेट किया गया था। रेलवे है 25% कंट्रीब्यूट करती है। ये पावर सेक्टर जो है अराउंड 15%, ऑयल एंड गैस 8%, टेलीकॉम सेक्टर अराउंड 6%। बाकी जो रेस्ट ऑफ ये जो है टोटल 83% है ऑफ 6 लाख करोड़। मतलब मीन्स ये जो 5 सेक्टर है 6 लाख करोड़ का 83% यहाँ से रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। तो रोड के अंतर्गत बेसिकली जो 27% है वो पैसा कहाँ से आएगी? 6 लाख करोड़ का जो 27% है लगभग 1.6 लाख करोड़, 1.6 लाख करोड़, ये पैसा कहाँ से आएगी? इसमें क्या होगा, जो नेशनल हाईवे है और एक्सप्रेस वे उसको मोनिटाइज किया जाएगा, लगभग अराउंड 26,000 प्लस रोड को मोनिटाइज किया जाएगा, किलोमीटर रोड को मोनिटाइज किया जाएगा। और इसमें जो रेलवे के अंतर्गत 1.5 लाख करोड़ का जो टारगेट रखा गया, ये कहाँ से आएगी? इसको बेसिकली जो मोनेटाइजेशन होगा, रेलवे स्टेशन को मोनेटाइज किया जाएगा, पैसेंजर ट्रेन को मोनेटाइज किया जाएगा, रेलवे ट्रैक को मोनेटाइज किया जाएगा, रेलवे स्टेडियम एंड कॉलोनी को, यहाँ मतलब ये सब जो एसेट्स हैं रेलवे का, इसको मोनेटाइज करके गवर्नमेंट ट्राई टू ब्रिंग 1.5 लाख करोड़। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, लगभग समझिए लगभग 19% ही अभी तक जो एनएमपी है 19% तक का ही टारगेट मीट कर पाया रेलवे ने। और रेलवे सेक्टर मोनेटाइजेशन हैज बीन स्लोअर देन एंटिसिपेटेड। क्यों स्लोअर है ये ना, मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। आई विल टेल लेटर, जब कमेंट सेक्शन में आएगा तो आई विल डिस्कस दिस पॉइंट वाई स्लोअर देन एंटिसिपेटेड। लगभग 19% ही रिकवर हो पाया है मोनेटाइजेशन के थ्रू 1.6 लाख करोड़ का, 1.5 लाख करोड़ का 19%, मतलब 81% का लगभग शॉर्टफॉल है इन रेलवे। पावर सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है 15% ऑफ एनएमपी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें क्या होगा, जो पावर ट्रांसमिशन लाइन और जो पावर जनरेशन एसेट्स है उसको मोनेटाइज किया जाएगा, लगभग 28,000 किलोमीटर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, 28,000 किलोमीटर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन को मोनेटाइज किया जाएगा। इसमें क्या है, 2021 में पीजीसीएल ने पीजी इनविट के थ्रू लगभग 11 ट्रांसमिशन लाइन को मोनेटाइज किया था थ्रू इनविट। यहाँ पे लगभग 7,000 प्लस करोड़ रेवेन्यू जनरेट हुआ था पीजीसीएल को थ्रू दिस पीजी इनविट, जो कि 2021 में लाया गया था। और ये बेसिकली ये फर्स्ट पीएसयू है जिन्होंने पावर सेक्टर जिन्होंने इनविट में इन्वेस्ट किया था ट्रांसमिशन लाइन को। और पावर ट्रांसमिशन लाइन हो गया, इसको हम समझ लिए, लगभग 28,000 किलोमीटर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन को मोनेटाइज किया जाएगा। ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, 45,000 करोड़ लगभग। और इसमें पावर जनरेशन के अंतर्गत लगभग जो मोस्टली जो है रेवेन्यू और हाइड्रो एसेट्स हैं ऑफ एनएचपीसी और एनटीपीसी, उसको मोनेटाइज करने का टारगेट किया गया है। मोस्टली जो रेवेन्यू और हाइड्रो एसेट्स हैं, इसमें गैस पाइपलाइन के अंतर्गत इसका जो कंट्रीब्यूशन है ऑयल एंड गैस का 8% है। इसमें लगभग 8,000 प्लस किलोमीटर पाइपलाइन को मोनेटाइज करने का टारगेट किया गया है, जिसमें नेचुरल गैस पाइपलाइन ऑफ गेल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट पाइपलाइन को मोनेटाइज करने का टारगेट किया गया।
थ्रू इनविट्स, इसको हम डिस्कस करेंगे कि कहीं कहीं पे जो होता है ना मोनेटाइजेशन मॉडल को हम इनविट के थ्रू मोनेटाइज करते हैं, कहीं कहीं पे हम लोग पीपी के थ्रू मोनेटाइज करते हैं। ऐसा क्यों, कहाँ कहाँ पे हम लोग पीपी के थ्रू मोनेटाइज करेंगे और किस एसेट्स को हम इनविट्स के थ्रू मोनेटाइज करेंगे, इसको हम बाद में पार्ट 2 वीडियो में हम लोग अच्छे से समझेंगे। ये जो मतलब कंटेंट है ना, एकदम आप समझे माइंड ब्लोइंग है। इससे ज़्यादा मतलब ये काफ़ी डीप रिसर्च करके यहाँ पे लाया गया है आप लोग के सामने। और जो कम्युनिकेशन सेक्टर है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है लगभग 6% है। इसमें बेसिकली फाइबर नेटवर्क्स और मोबाइल टावर को विच इज़ ऑन बाई BSNL और MTNL, उसको मोनेटाइज करने का टारगेट किया गया लगभग 2.86 लाख करोड़। फाइबर ऑप्टिक्स को, फाइबर केबल्स को, ऑप्टिकल फाइबर केबल को मोनेटाइज करने का टारगेट किया गया। और अराउंड 15,000, लगभग 15,000 मोबाइल टावर को मोनेटाइज करने का टारगेट किया गया है, विच विल ब्रिंग 6% ऑफ NMP वैल्यू, राइट। अरे इंफ्रास्ट्रक्चर में वेयर हाउस हो गया, एग्जांपल दे सकते हैं, एयरपोर्ट्स हो गया, सी पोर्ट्स हो गया, माइनिंग ब्लॉक हो गया, कोल माइंस हो गया। माइनिंग ब्लॉक में जैसे आयरन ओर हो गया, राइट, बॉक्साइट ओर हो गया, बॉक्साइट को एक्सेट्रा। इन डीज एसेट्स को और भी है, उनको मोनेटाइज करने का टारगेट किया गया है। कोल माइंस में तो गवर्नमेंट को लगभग मतलब काफ़ी सक्सेसफुल मिला। जितना टारगेट था उसका 45% से ज़्यादा ही उन्होंने अचीव किया है मिनिस्ट्री ऑफ कोल। इसमें बहुत ही एग्रेसिव बिडिंग हुआ है बाय डोमेस्टिक प्लेयर, और गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया है कि जो आपको कैप्टिव बिडिंग कर रहे हैं उसको आप कमर्शियल बिडिंग, कैप्टिव माइनिंग जो कर रहे हैं उससे 2020 में एक गवर्नमेंट की पॉलिसी आई थी जिसमें कैप्टिव माइनिंग से कमर्शियल माइनिंग में शिफ्ट किया गया था, जिससे मिनिस्ट्री ऑफ कोल को काफ़ी बेनिफिट्स हुआ है। और इसमें अर्बन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या मोनेटाइजेशन का टारगेट रखा गया। हाउसिंग कॉलोनी, जो ओल्ड हाउसिंग कॉलोनी है, स्पोर्ट्स स्टेडियम फॉर एग्जांपल जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, ये लेकिन अभी क्या है ना, ड्यू टू डिबेट्स ये अभी होल्ड पे है, ऑन होल्ड। इसको भी मोनेटाइज करने का टारगेट किया गया है ताकि मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम क्रिएट किया जाए और एंटरटेनमेंट पर्पज से भी इस स्टेडियम को कमर्शलाइज किया जाए, लेकिन अभी डिबेट के कारण होल्ड पे है, रिव्यू के अंदर रखा गया है। सो दीज ऑल सेक्टर्स आर कवर्ड अंडर NMP। सो मूव ऑन इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क। इसमें क्या है ना, NMP में गवर्नमेंट ने होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच को एडॉप्ट किया है। होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच क्या होता है, इसमें बेसिकली क्या है ना, जो ऑल मिनिस्ट्रीज प्लस ऑल डिपार्टमेंट work together work together to achieve a common goal or to solve a complex problem, right। इसमें क्या है, मेन जो है नीति आयोग है जिन्होंने कंसेप्चुलाइज किया था NMP को एंड सर्व एज ए की ड्राइवर इन इम्प्लीमेंटेशन। लाइक ये क्या करते हैं, पॉलिसी फॉर्मुलेशन करते हैं, आइडेंटिफाई जो प्रोजेक्ट में जो मोनेटाइजेशन के टाइम में जो बॉटलनेक होते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं। पॉलिसी गैप क्या है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। मॉनिटरी प्रोग्रेस को जो प्रोग्रेस है उसको भी मॉनिटर किया जाता है। यहाँ पे आप कर सकते हैं आइडेंटिफाई पॉलिसी गैप, बॉटलनेक
bottleneck and monitor progress of NMP. और सेकेंड जो है मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस जो है ओवरऑल सुपरवाइज करती है इस प्रोग्राम को. aligned with it aligned with Ministry of Finance basically aligned with fiscal or economic objective. NMP basically a born out of a budget management. और यहाँ पे जो मिनिस्ट्री है DOE है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक है, वर्क क्लोजली विथ नीति आयोग इन स्टीयरिंग द इनिशिएटिव, इन लीडिंग द इनिशिएटिव. यहाँ पे नीति आयोग ने कंसेप्चुलाइज किया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसको एक बार समराइज कर लेते हैं. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ओवरऑल सुपरवाइज करती है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक एंड फिजिकल ऑब्जेक्टिव. और इसमें जो लाइन मिनिस्ट्री होती है उनकी जो सेक्टर एजेंसी होती है, फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, मिनिस्ट्री ऑफ जो रोड है वो बेसिकली वाया नेशनल हाईवे डेवलपमेंट अथॉरिटी के थ्रू, इसमें एक नेक्स्ट स्लाइड होगा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थ्रू मोनेटाइज करती है एक्सप्रेसवे और हाईवे को. यहाँ पे देखिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे वाया NHI हैंडल मोनेटाइजेशन ऑफ हाईवे एंड एक्सप्रेसवे, राइट. इसमें 2024-25 में लगभग 33 हाईवे को मोनेटाइज करने का टारगेट किया गया था. अब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो होती है विद द हेल्प ऑफ रेल लाइन डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड IRCTC मोनेटाइज स्टेशंस, रेल्स, फ्रेट कॉरिडोर एक्सेट्रा. मिनिस्ट्री ऑफ पावर with the help of PGCL handle monetization of transmission line, और मिनिस्ट्री ऑफ पावर with the help of NTPC और NHPC handle monetization of पावर जनरेशन एसेट्स. जैसे जो थर्मल पावर प्लांट हो गया, थर्मल पावर प्लांट, या फिर आप बोल सकते हैं हाइड्रो पावर प्लांट, या फिर जो भी सोलर पावर प्लांट, राइट. यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है, ये जो है IOCL, HPCL और गेल के साथ कोऑर्डिनेट करके जो पाइपलाइन है उसको मोनेटाइजेशन को डील करती है. और मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन विद द हेल्प ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कंडक्ट मोनेटाइजेशन ऑफ एयरपोर्ट, राइट. सो दीज आर ऑल इन लाइन मिनिस्ट्री. इसमें बहुत मतलब एग्जांपल के लिए जस्ट इन मिनिस्ट्री को मेंशन किया गया है जो कोर मिनिस्ट्री है. इसमें क्या है ना, एक इम्पावर्ड कोऑर्डिनेशन कमिटी का भी कंस्टिट्यूट किया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इंश्योर हाई लेवल monitoring and resolve interministerial issue. And this empowered coordination committee basically chaired by the cabinet secretary, very high level committee, and it basically cover a core group of secretary on asset monetization, empowered, right. इम्पावर्ड कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी, इसमें जितने भी लोग हैं ना सिर्फ सेक्रेटरी लोग हैं ऑन एसेट मोनेटाइजेशन विच इज चेयर बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी. सोचिए कितना हाई लेवल कमिटी है टू ओवरसी, टू इंश्योर द प्रोग्रेस ऑफ और टू इंश्योर द प्रोग्रेस ऑफ NMP एंड टू एड्रेस द इशूज रिलेटेड टू पॉलिसी, रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन. इन सब इशू को एड्रेस किया जाता है.
थ्रू एम्पावर्ड कोऑर्डिनेशन कमिटी, या फिर बोल सकते हैं कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ऑन एसेट मोनेटाइजेशन, राइट, empowered. So overall, the implementation of NMP is a coordination effort between Niti Aayog, Ministry of Finance, and Line Ministry, right, and their CPSE. Line Ministry में हो गया Ministry of Road, Ministry of Power, Ministry of Railway, Ministry of Petroleum, etc. Right. So these ministry. So NMP is basically a coordination effort between Niti Aayog, Ministry of Finance, and Line Ministry, and these NMP is basically are supervised by high level committee, which is called empowered core group of secretary on asset monetization, which is chaired by cabinet secretary. वो इनको मोनिटर करती है एनएमपी को, और जो भी पॉलिसी रिलेटेड हर्डल होती है या इंटर मिनिस्ट्रियल इशू होती है उनको एड्रेस किया जाता है, करते हैं ये लोग. सो पार्ट 1 में इतना ही रहने देते हैं, नहीं तो और भी लेक्चर ज़्यादा लेंदी हो जाएगा. सो थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं पार्ट 2 लेक्चर में. बाय बाय.